हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है। अच्छा, ये ओम्स लॉ क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, अच्छा किस पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो जैसे आप लोग पढ़ चुके हो करंट के बारे में, आपने आई के बारे में पढ़ लिया, आपने बी के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या ये आई और बी, इन दोनों में कुछ रिलेशंस है। कहने का मतलब क्या, अगर मैं जो बैटरी है वो ज़्यादा वोल्टेज का लगा दूं तो क्या करंट जो है वो उस पर कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। वोल्टेज और कम कर दूं तो क्या करंट में कुछ चेंज आएगा कि नहीं। तो ये सारी बातें हमें क्या बताएगा ओम्स लॉ। लेकिन अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं, आप जानते हो कि किसी भी चीज का अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है, भाई टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो होता क्या है कि उनके अंदर के मॉलिक्यूल्स की भी मूवमेंट में कुछ चेंज आता है ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाई टेम्परेचर जो होता है, किसी मटेरियल का टेम्परेचर अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मूवमेंट होता है, एटम्स के बीच में जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट में भी चेंज आता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ के बारे में। Ohm's law, it states that the current I flowing through a conductor is always directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, provided that physical condition, temperature, etc. are kept constant. अच्छा, कहने का मतलब है कि मान लिया एक सर्किट है, मेरा भाई सर्किट, इसमें बैटरी लगा दिया। ठीक है, बैटरी लगा दिया। अब भाई बैटरी लगाया, ये सर्किट कनेक्टेड है, इसमें आई करंट फ्लो होना शुरू हुआ, वोल्टेज बैटरी का वी हुआ। ठीक है। तो अब ये जो वोल्टेज क्या है, वी है, और करंट कितना निकल रहा है, आई। ठीक। और इस यहाँ की इस वायर का, या इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या कर दिया, कांस्टेंट हो, जो हो वही रहे, वो चेंज ना हो। तो उस सिचुएशन में आप क्या पाओगे कि जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई के। इसका मतलब क्या, जैसे जिस रेशियो में बी बढ़ेगा उसी रेशियो में आई बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। और ये प्रोपोर्शनलिटी, इसको आप अच्छे से जानते हो भाई, ये क्या करता है, ये प्रोपोर्शनलिटी, ये जब भी आएगा जरूर जाएगा, और जाएगा तो किसी ना किसी को बैठा के जाएगा। ठीक है। ये कभी ऐसा नहीं कि चला जाए किसी को बैठाए ना। तो इस बार भी ये जा रहा है, देखो किसको बैठा रहा है, बी इज इक्वल टू आर आई, ये नया टर्म मिला आपको। ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस। क्या नाम है, रेजिस्टेंस। ठीक है। तो क्या देखा आपने, बी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है। अगर आप फिजिकल थिंग्स, टेम्परेचर हुआ, स्ट्रेन हुआ, ठीक है, तो इन सबको अगर आप कांस्टेंट रख रहे हो, उस कंडीशन में अगर सर्किट के वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है तो आप सर्किट में करंट भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मतलब बी प्रोपोर्शनल टू आई। फिर अच्छा ये क्या नया टर्म, क्या मिला, रेजिस्टेंस। क्या मिला, रेजिस्टेंस। अच्छा ये रेजिस्टेंस क्या है सर, अच्छा ये नाम सुन के तो मैंने कुछ लगा है कि ये रजिस्ट, ठीक है, ये रजिस्ट करेगा किसी ना किसी चीज का, तो नाम इसका क्या है, रजिस्टेंस। तो ये किस चीज का रजिस्ट कर रहा है, ठीक है, ये समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक चीज देख ले रहे हैं कि सर मुझे क्या मिला, बी मिला और आई मिला, और बी प्रोपोर्शनल टू आई है। अच्छा तो बी और आई का ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है। बी आई ग्राफ भी एक बार देख ले रहे हैं हम लोग, क्या बन रहा है। अच्छा बी आई ग्राफ ये देखो भाई, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मींस ग्राफ क्या हुआ, ये बनाया मैंने स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस ग्राफ में आपसे पूछूं व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व। ठीक। अच्छा तो स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब सर tan थीटा, स्लोप का मतलब tan थीटा। ठीक। अच्छा अगर मैं इसको एक ट्रायंगल बना दूं, ट्रायंगल बना दिया मैंने, ठीक, तो आप देख रहे हो ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो इस, अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस। ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई कभी भी जब आप टाइम थीटा की बात करोगे तो आप बात करोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करोगे। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। अच्छा इसके परपेंडिकुलर में आपको क्या दिख रहा है, देखो ये परपेंडिकुलर में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है परपेंडिकुलर में, बी दिख रहा है।
तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो tan थीटा मिल रहा है सर हमें, वो मिल रहा है b अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस में कौन है आई, ठीक है, b अपॉन आई। अच्छा यहां से निकालो बेटा, यहां से देखो आप b इक्वल टू, पर यहां से देखो आप b इक्वल टू आर आई, तो b अपॉन आई की वैल्यू क्या आ रही है, तो r इक्वल टू क्या आ रहा है, दिस इंप्लाइज r इक्वल टू b अपॉन आई। इट मींस द स्लोप ऑफ bi graph gives, स्लोप ऑफ bi graph gives रेजिस्टेंस। तो आप, आपके पास अगर बीआई ग्राफ है तो उसमें अगर आप उस कर्व का स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बात समझ में आई, बीआई ग्राफ, स्लोप ऑफ बीआई ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। और स्लोप क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। थोड़ा आगे समझते हैं, यहाँ तक कहानी हो गई, ठीक है सर, ये बात तो क्लियर है। आपने ये बता दिया कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाएं तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे करंट घटेगा। आपने ये भी बता दिया बी प्रोपोर्शनल टू आई, जो कि जिसमें हमें एक नया टर्म मिला रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से भी आपने बता दिया, बी आई ग्राफ बता दिया। पर ये बताइए सर, ये रेजिस्टेंस है क्या, इस रेजिस्टेंस का काम क्या है, ये रेजिस्टेंस किस चीज का रजिस्ट कर रहा है। तो समझते हैं बेटा, ये जो रेजिस्टेंस है वो है प्रॉपर्टी। क्या है रेजिस्टेंस, क्या है रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी of every object, it is the property of every object by virtue of which, by virtue of which it resists, by virtue of which it resists flow of current flowing, ठीक। मतलब अच्छा, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है क्या सर, रेजिस्टेंस सभी की प्रॉपर्टी, यस, रेजिस्टेंस हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी क्या कर रही है, वो प्रॉपर्टी करंट के फ्लो का अपोज कर रही है। अच्छा, करंट के फ्लो का मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोज कर रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, पर किसका अपोज करता है, किसका रेजिस्ट करता है, फ्लो ऑफ करंट का रजिस्ट करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का रजिस्ट करता है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी, ठीक। इतनी बात समझ में आई। सर क्या ये रेजिस्टेंस सभी के लिए सेम रहता, नहीं, ये रेजिस्टेंस सभी के लिए सेम नहीं है। मतलब ये रेजिस्टेंस बहुत सारी चीजों पे भी डिपेंड करता है। चलो देखते हैं किन किन चीजों पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। चलो तो मैं थोड़ा सा और नॉलेज लेते हैं हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। और रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज लेते हैं थोड़ा सा, कि ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये तो बात हम लोग को करना है, ठीक। सर ये क्या ये जो रेजिस्टेंस है, जैसे मान लिया ये करंट के फ्लो का अपोज करता है, तो क्या सर कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा अपोज कर दे, करंट ही ना फ्लो करे, यस। जब रेजिस्टेंस आपका बहुत हाई होगा, ठीक है, बहुत हाई होगा, तो ये किसमें, इससे क्या बनेगा आपका, इंसुलेटर, क्या बनेगा, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या, इंसुलेटर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, और रेजिस्टेंस आपका बहुत कम है, तो क्या बनेगा, कंडक्टर। अच्छा अगर सर इन दोनों के बीच में हुआ तब क्या होगा, तो नया आपको जो मिल रहा है वो क्या मिलेगा, सेमी कंडक्टर, ठीक है, क्या मिला, सेमीकंडक्टर। अच्छा तो ये रेजिस्टेंस ही है जो इन तीनों को डिवाइड कर रखा है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया वो इंसुलेटर, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस दोनों के बीच में, दैट इज सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलो ये पार्ट हो गया। अब हम देखते हैं
कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, किन किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। फैक्टर्स on which are depends। अच्छा एक बात और छूट रहा है हमारा कि ऐसा रेजिस्टेंस हो गया आपने कह दिया, तो रेजिस्टेंस को हम मेजर कैसे करेंगे? तो रेजिस्टेंस को अगर आपको मेजर करना है तो उसकी यूनिट क्या है? आर का यूनिट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर? क्या होगा? ओम। ठीक है, इसका सिंबल ये होगा। ठीक। तो फैक्टर्स ऑन व्हिच आर डिपेंड। चलो, तो फर्स्ट बात करते हैं हम टेम्परेचर पे, मतलब क्या रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? यस, इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है वो देखते हैं। जब आप बात करोगे, अभी आपने देखा तीन तरह का हम लोगों ने मटेरियल देखा, एक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, लेकिन ये जो आपका कंडक्टर हुआ, ठीक है, कंडक्टर और एलॉय, कंडक्टर और एलॉय, ठीक है। एलॉय क्या हो गया? आपका मिक्सर हो गया। और ये कंडक्टर जो है आपका, कंडक्टर में आप इसको मेटल भी लिख सकता हूँ। ठीक। ये जो दो चीजें हैं, इसमें क्या हो रहा है? अगर मैं इसमें बात करूं, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो टेम्परेचर के इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका जो रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसको मैं लिख दे रहा हूँ टेम्परेचर इंक्रीज, और ये क्या बोल रहा है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप बात करोगे टेम्परेचर के केस में, अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर की, सेमी कंडक्टर की, ठीक है, तो इसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों केस में क्या हुआ? कंडक्टर, मेटल, एलॉय, इसके केस में क्या हुआ? टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस घट रहा है, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, इन दोनों में घट रहा है, बाकी इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ कि किस तरह से रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सेकेंड हम लोग देख, लेंथ। अच्छा, लेंथ, क्या लेंथ पे भी डिपेंड करता है? यस, जो वायर का लेंथ है ना, उस पे भी डिपेंड करता है। अगर सेम नेचर का है, ठीक है, सेम मटेरियल है, तो अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हो, क्या होगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अच्छा, अगर एरिया की बात करें, एरिया, एरिया मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लिया ये वायर है ना, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको और पतला कर देंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? कम। और मोटा कर देंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एरिया पे कैसे डिपेंड कर रहा है? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब लेंथ के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन एरिया के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट रहा है। ठीक है, अगर मोटा तार, आप बहुत मोटा तार यूज कर रहे हो, अच्छा मोटा तार यूज कर रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो? एरिया बढ़ा रहे हो, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। मतलब जितना मोटा तार होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना लेंथ आप वायर का बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ता रहेगा। और जितना पतला तार होगा, एरिया उतना, जितना ही कम करोगे एरिया, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा देखो, दो इक्वेशंस मिल रहे हैं मुझे, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं, तो क्या मिल रहा है हमें? इक्वेशन फर्स्ट, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, दोनों को कंबाइन किया तो क्या मिला? आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़े, मैंने क्या बोला था? ये कौन है? प्रोपोर्शनलिटी। ये जब भी आएगा जरूर जाएगा, और जाएगा तो किसी ना किसी को बैठा के जाएगा। तो अब मुझे क्या मिल रहा है? आर इक्वल टू, ये क्या मिल गया भाई? आर इक्वल टू रो एल बाई, ये आर इक्वल टू रो एल बाई, ये आपके क्लास के
टेंथ क्लास का, ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तार के लेंथ को जा डबल कर दिया, तिवर कर दिया, एरिया घटा दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, इसलिए हमें इस पे फोकस करना है। आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अच्छा सर, ये रो क्या है? रो इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसका नाम क्या है? रेजिस्टिविटी। क्या नाम है? चलो, तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि भैया रेजिस्टेंस जो है वो कई चीजों पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा है। मैं इसको एरिया क्रॉस सेक्शन बोल रहा हूँ। एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। तो क्या देख लिया हम लोगों ने? भाई हमें रेजिस्टिविटी भी मिल गई। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या है? रो। रो क्या मिला आपको? क्या मिला हम लोग को? हम लोग को ऐसे नहीं, क्या मिला भाई? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ से रो बराबर देखो क्या मिल जाएगा। रो बराबर आर ए बाई एल। आर का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट एल, सॉरी, लेंथ का यूनिट मीटर। ये गया क्या आया? ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हुआ? आर का यूनिट क्या मिला हमें? ओम मीटर। ठीक है, इसका यूनिट हो गया ओम मीटर। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे और किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हुआ? नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब, भाई अगर तुम सिल्वर का वायर यूज कर रहे हो, तुम कॉपर का वायर यूज कर रहे हो, ठीक है, तुम और बहुत सारे मटेरियल, ठीक है, अगर तुम अलग अलग मटेरियल यूज कर रहे हो तो आपको इसका जो आर होगा वो दूसरा होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कुछ और होगा। ठीक है, मतलब ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सभी मटेरियल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम नहीं होते हैं, इसलिए इन सब मटेरियल का रेजिस्टेंस भी सेम नहीं होता है। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हो गई। देखा हम लोगों ने देखा कि भाई अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ता है, मतलब वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नया टर्म मिला रेजिस्टेंस, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट व्हिच बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो करंट के फ्लो का अपोज करता है। रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि सभी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम नहीं होती है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा। क्या कहा था ओमसला ने? टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, फिर क्या हुआ? लेंथ हुआ। लेंथ डबल करोगे तो रेजिस्टेंस डबल, लेंथ घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया, भाई एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नया टर्म हम लोगों ने फिर देखा है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, सॉरी, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज द रेजिस्टिविटी। यूनिट क्या हुआ उसका? ओम मीटर। ठीक है, देखो अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। मान लिया किसी ने कहा कि भाई एक वायर था जिसका लेंथ क्या था? एल, और रेजिस्टेंस क्या था इसका? आर। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है इसका? ए है। अगर इस वायर को खींच के डबल कर दिया जाए, ठीक है, स्ट्रेच करके क्या कर दिया, इसका लेंथ क्या कर दिया गया? 2L कर दिया गया, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? अच्छा भाई, इसके लेंथ को डबल कर दिया गया, ये लो 2L हो गया। तब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या वही रहेगा या घटेगा? मैंने कुछ मटेरियल ऐड किया, नहीं किया, इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा? A/2। लेंथ डबल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 कर दिया। ठीक है, और अब पूछ रहा है व्हाट इज द न्यू आर डैश। अच्छा, आर डैश चाहिए, तो चलो निकालते हैं। आर इक्वल टू फार्मूला क्या हम लोग का?
आर इक्वल टू रो एल बाई ए, एल की वैल्यू 2L, एरिया की वैल्यू A/2। चलो सॉल्व करो इसको, 2 2 जा 4, तो क्या मिल रहा है आपको, रो 4L/A। इसको और थोड़ा अच्छा करते हैं तो क्या मिलेगा, 4 रो L/, ये। अरे इसको घूर घूर के देखो, तुम्हें कुछ नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है, यस सर, ये देखिए सर, इसको देखिए ध्यान से, ये कौन है सर, ये कुछ पहचाना सा लग रहा है, ये क्योंकि आर बराबर क्या होगा, आर इक्वल टू ही रो L/E होगा, ठीक है। इसलिए इसको देखो तो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है, आ रहा नजर, इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि हमारा जो आर डैश आया है वो 4R के बराबर आया है। मतलब अगर तुमने लेंथ बढ़ा दिया बिना मटेरियल ऐड करे, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, कितना हुआ, 4R हो गया, पुराने का 4 गुना हो गया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक, और इस टॉपिक को और अच्छे से